दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं पपीता की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी। यानी पपीता की खेती हमको कब करना चाहिए, उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे, कब फंगस का अटैक आता है और कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात करेंगे, खाद फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कीटों का यदि हमारी पपीता की फसल पर अटैक होता है तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी टॉनिक को, कौन सी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को, या फिर कह सकते हैं कि नर्सरी जब तैयार करते हैं या फिर नर्सरी के समय कौन सी खाद दी जाती है, खाद का पूरा शेड्यूल, पौधे से पौधे कितनी हमको दूरी रखनी चाहिए और आवश्यक ज़रूरी संपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। तो कृपया आपको मैं बता दूं कि जो इस वीडियो पर बोला जा रहा है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। यदि आप वाकई पपीता की जो खेती करना चाहते हैं या फिर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो जो बोला जा रहा है उस पर ज़्यादा आप फोकस करें बजाय आप देखने की। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए और यदि आप भी चाहते हैं कि कैसे पपीते की खेती की जाती है तो इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें और इस वीडियो पर बने रहिए। इस वीडियो पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो पपीता पपाया फार्मिंग होती है उसकी संपूर्ण जानकारी फर्टिगेशन से लेके प्लांटेशन, तोड़ाई, बंधाई, सब कुछ जितनी भी आप प्रोसेस होती है आपको इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो पर। सबसे पहले बात करते हैं खेती कब करें। सबसे पहला जो काम होता है कि हमारे किसान भाइयों के मन में आता है कि खेती हमको कब करना चाहिए, यानी उन्नत टाइम क्या है। देखिए आप मार्च अप्रैल पर भी कर सकते हैं और सितंबर अक्टूबर नवंबर महीनों पर भी आप पपीते की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है टेम्परेचर। देखिए जो पपीते की खेती में यदि टेम्परेचर की बात की जाए, अच्छे से उपज उत्पादन ग्रोइंग जो बढ़िया रहता है, जो टेम्परेचर 10-12 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बढ़िया, यानी 10-12 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है तो बढ़िया रहता है। इससे यदि हाई टेम्परेचर होता है तो लीफ कर्ल और भी कई समस्याएं आती हैं। इसके अलावा बात करते हैं मिट्टी का पीएच मान। मैं देखिए हर फसलों पर पीएच मान के बारे में नहीं बताता हूँ, लेकिन जो खासकर पपीता की फसल है अगर इसका पीएच मान देखा जाए तो 5.5 पीएच से 7 पीएच तक का मान ठीक रहता है मिट्टी का। इसके अलावा बात करते हैं नर्सरी। देखिए नर्सरी यदि आप सीधी नर्सरी आप बुलाते हैं, ख़रीदते हैं तो आपको 13 रुपये 15 रुपये से लेके 30 रुपये के हिसाब तक का पर प्लांट का आपको कॉस्ट लग जाता है। यानी एक पौधा लेते हैं आप तो 13 रुपये से लेके अन्य अन्य वैरायटी का अभी किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं तो आपको 13 रुपये से लेके 30 रुपये तक आपको पर प्लांट मिलता है। तो आप नर्सरी घर पे तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रो ट्रे से भी आप तैयार कर सकते हैं या फिर ब्लैक कलर की जो पॉलीथीन आती हैं उन पर वर्मी कंपोस्ट भर के, गोबर की खाद भर के या फिर कोकोपीट खाद भर के भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आप नर्सरी घर पर तैयार करें तो आप जो कॉस्टली है आपको कम कॉस्ट पर काम हो जाएगा। बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। लेकिन जो नर्सरी है, यदि आप घर पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 40 से 50 दिनों पर आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। इसके अलावा उन्नत किस्में मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन आपके वातावरण की, आपके एरिया के हिसाब से जो वेस्ट हो उसका आप चयन कर सकते हैं। पूसा हाइब्रिड भी आपको वैरायटी वेस्ट है, ताइवान 786, इसके अलावा मैक्सिको या फिर जो ताइवान रेड लेडी 786 आता है, मैं आपको रेकमेंडेड करूंगा कि ये बढ़िया है, ताइवान रेड लेडी 786। और भी आपके एरिया में जो बढ़िया वैरायटी हो आप उसी का चयन करें, क्योंकि इसकी जो देख रेख रहती है पपाया की, लीफ कर्ल, बहुत सारे ऐसे रोग आते हैं जो हम आगे वीडियो पर बात करने वाले हैं तो उन पर भी हमको कंट्रोल करना है, फर्टिगेशन पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से जो आपके एरिया में बढ़िया वैरायटी हो, उन्नत इम्प्रूव हो हाइब्रिड की, उसी को आप चयन कर सकते हैं। बात करते हैं बीज उपचार। देखिए आप बीज या नर्सरी जब तैयार कर रहे हैं यदि आप घर पर, तो बीजों को उपचार आप ज़रूर करें। यूपीएल कंपनी के साफ फंगीसाइड से बीजों को आप उपचार कर सकते हैं। अब बात आती है प्रति एकड़ पौधे की आवश्यकता। देखिए हमारे जो किसान भाई हैं जो डिस्टेंस रखते हैं, प्लांट टू प्लांट कई प्रकार का डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट में जो डिस्टेंस है मेरी पोल के हिसाब से 7x5 यानी 7x5 की आप डिस्टेंस पर लगा रहे हैं तो आपको 1 एकड़ पर लगभग 1200 यानी 1100 से 1200 पौधे की आवश्यकता पड़ती है प्रति एकड़। यानी आप 7x5 की डिस्टेंस पर पपाया की फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको 1100 से 1200 पौधे की ज़रूरत पड़ती है।
अब कई जो किसान भाई हैं 9x5 में, 7x5 में, 6x6 में, ऐसे अलग अलग डिस्टेंस से लगाते हैं। लेकिन आप 7x5 में जो डिस्टेंस है बढ़िया है। आप हरी सब्जियों की भी खेती करना चाहते हैं, जैसे धनिया, मेथी, पालक और भी जो सब्जियां होती हैं उनकी भी खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबी फसल होती है आपकी पपाया की, लगभग साल 1.5 साल चलती है। और उसके बारे में थोड़े आगे बात करेंगे। बात करते हैं खेत तैयार। तो जब आप खेत तैयार कर रहे हैं तो 2 ट्राली जैविक कंपोस्ट गोबर की खाद तो आपको डालनी ही डालनी है, और उसी के साथ आप 2 बोरी एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट बोरॉन युक्त या जिंक युक्त खेत में बिखेर दीजिए और समतल करा लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं प्लांटेशन के लिए खाद। जब हम नर्सरी जैसी हमारी 30-40 दिन में तैयार हो जाती है, ध्यान रखना है, जो नर्सरी आपकी जैसी तैयार हो जाती है, नर्सरी जैसी तैयार हो जाती है, तो जब हम प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन करने से पहले जो खाद दी जाती है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं NPK 12-32-16 15-15 ग्राम के हिसाब से आप प्रति गड्ढे पर दीजिए और आप प्लांटेशन कर दीजिए। आइए जानते थोड़ा विस्तार से, यानी पौधे से पौधे की दूरी। देखिए, पौधे से आपको पौधे की दूरी 5 फीट रखनी है, और आपको कतार से कतार की जो आपको चौड़ाई रखनी है, दूरी रखनी है, आपको 7 फीट रखनी है। कई किसान भाई 6 फीट, कई किसान भाई 9 फीट रखते हैं, लेकिन 5-7 जो चौड़ाई लंबाई है बढ़िया है। बात करते हैं ड्रिंचिंग। तो ये यदि आप मॉडर्न वेन खेती करना चाहते हैं, अच्छे से ग्रोइंग करवाना चाहते हैं अपनी फसल को, तो आप 2 से 3 ड्रिंचिंग करें, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता। यदि आप ड्रिंचिंग कर देते हैं तो बढ़िया आपका प्लांटेशन ग्रोइंग होता है। तो देखिए, ड्रिंचिंग कृपया आप ध्यान से सुनिए। जब आपकी फसल जैसी प्लांटेशन से 2-3 दिन की होती है तो फर्स्ट ड्रिंचिंग दूसरे दिन आपको करना है। NPK 19-19-19 घुलनशील खाद को आप 1 किलोग्राम लेना है, और 300 ग्राम आपको UPL कंपनी का साफ फंगिसाइड आता है, कृपया ध्यान दीजिए। NPK 1 किलोग्राम 19-19-19 घुलनशील खाद प्लस 300 ग्राम आप UPL का साफ फंगिसाइड आता है, मिक्स करके 500 लीटर पानी पर आपको 50 से लेकर 100 मिली के हिसाब से आपको जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर देना है। दूसरी ड्रेंचिंग आपको 6वें दिन करनी है, 7वें दिन कर सकते हैं या चौथे दिन कर सकते हैं। रोपाई से 6वें दिन आपको क्या करना है, सेकंड ड्रेंचिंग बता रहा हूँ मैं। 1 किलोग्राम आप NPK 12-61-0 लीजिए, प्लस 1 किलोग्राम आप माइकोराइजा युक्त खाद ले सकते हैं, जैसे K-Max सुपर आती है। इनको मिक्स करके 500 लीटर पानी पर आप 50 से 100 मिली के हिसाब से जड़ों के पास पिलाइए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगी। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल 8 से 10 दिन की होती है, हमको तीसरी यानी थर्ड ड्रेंचिंग करनी है, तो उस पर आपको क्या लेना है। देखिए, उस पर आपको लेना है 2 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 प्लस आपको लेना है 500 ग्राम गुड़ गन्ने का, और आपको 500 ml आपको ह्यूमिक एसिड 500 लीटर पानी पर मिक्स करके आप प्रति पौधे 50 से लेके 100 मिली के हिसाब से पिला दीजिए। आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोइंग होगी, अच्छी तरीके से जड़ें पकड़ लेंगी, और अच्छी तरीके से प्लांट डंपिंग नहीं होगा, यानी डंपिंग ऑफ नहीं होगा, और अच्छी तरीके से ग्रोइंग होगी। अब बात करते हैं फर्टिगेशन के बारे में, यानी खाद का जो शेड्यूल है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही हमारी फसल 10 से 12 दिन की होती है, हमको फर्टिगेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, और फर्टिगेशन स्टार्ट कर ही दिया जाता है जैसे ही 10 से 12 दिन की होती है। तो जैसे हमारी फसल 12वें दिन की होती है तो हमको क्या करना है, NPK 19-19-19 घुलनशील खाद को 2 किलोग्राम लेना है, यह घुलनशील खाद 2 किलोग्राम लेना है और ड्रिप पर छोड़ देना है। और आप ड्रिप पर नहीं कर रहे हैं, सिंपल तरीके से कर रहे हैं, तो सिंपल तरीके से कर रहे हैं तो आप जड़ों के पास दीजिए और पानी चला दीजिए। फिर जैसे 15वें दिन की हमारी फसल होती है तो आपको क्या करना है, 19-19-19 2 किलो लेना है, प्लस आपको 500 ग्राम गन्ने का गुड़ लेना है, और आपको 500 ml ह्यूमिक एसिड लेके आप ड्रिप पर छोड़ दीजिए 15वें दिन। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल 20 दिन की होती है, हमको NPK घुलनशील खाद 12-61-0 3 किलोग्राम छोड़ना है। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल 30 दिन की होती है, रोपाई से 30 दिन की होती है, तो हमको K-Max सुपर एक खाद आती है जो आप इस इमेज पर देख सकते हैं। 30वें दिन रोपाई से K-Max सुपर खाद आती है, 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छोड़ें ड्रिप पर। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल 35 दिन की होती है रोपाई से, हमको 0-52-34 घुलनशील खाद 3 किलोग्राम छोड़ना है प्रति एकड़। और मैं जो आपको जानकारी बता रहा हूँ प्रति एकड़ की दर से ही बता रहा हूँ। बात करते जैसे हमारी फसल 40 दिन की होती है तो हमको NPK घुलनशील खाद 17-44-0 3 किलोग्राम छोड़नी है। जैसे हमारी फसल 50 दिन की होती है, हमको 19-19-19 3 किलोग्राम घुलनशील खाद को लेना है। सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 3 किलोग्राम लेना है, और हमको जड़ों के पास
हमको छोड़ देना है ड्रिप इरिगेशन से। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल 60 दिन की होती है तो हमको क्या करना है, घुलनशील खाद 12-61-0 4 किलोग्राम प्लस सल्फर युक्त खाद 3 किलोग्राम मिक्स करके ड्रिप पर छोड़ देना है। इसके अलावा जैसे ही पपीता की फसल रोपाई से 70वें दिन की होती है तो हमको एनपीके घुलनशील खाद 0050 4 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम आपको बोरॉन युक्त खाद को ड्रिप पर छोड़ देना है। जैसे यहाँ फसल 80 दिन की होती है, कृपया ध्यान दीजिए और नोट भी कर सकते हैं, जानकारी काफ़ी सटीक है। रोपाई से 80 दिन की होती है तो आपको एनपीके घुलनशील खाद 13-40-13 4 किलोग्राम प्लस 5 केजी सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद को आपको छोड़ देना है और बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। कृपया ध्यान दीजिए, जैसे ही हमारी फसल पपीता की रोपाई से 90 दिन के बाद हर 10-10 दिन के अंतर पर, जी हाँ, जैसे ही हमारी फसल 90 दिन की हो जाती है आपको ये खाद पूरा शेड्यूल करके रखना है। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल 90 दिन की होती है तो हर 10वें दिन 10-10 दिन के अंतर पर, यानी 10-10 दिन के अंतराल पर आपको प्रति एकड़ घुलनशील जो खाद मैं बताने वाला हूँ 4 से 5 किलोग्राम एनपीके प्रति एकड़ की दर से छोड़ना है, जो मैं आपको शेड्यूल साइकिल बता रहा हूँ। आपको नोट कर सकते हैं या कृपया ध्यान से सुन सकते हैं। तो 12-61-0 0-52-34 0050 और 17-44-0 ये 4 खाद हैं, इनको आप 10-10 दिन के अंतर पर छोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी फसल पपीते की 90 दिन की होती है तो हमको एक दिन 12-61-0 4 किलोग्राम छोड़ना है, फिर 10 दिन बाद हमको छोड़ना है 0-52-34, फिर 10 दिन बाद हमको 4 किलोग्राम की दर से आपको छोड़ना है, फिर आपको 0-050 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, फिर 10 दिन 17-44-0। ऐसी खादों को आप एक साइकिल बना लेना है और छोड़ते रहना है, और जब तक आपकी फसल इसी खाद को पलटते रह सकती है। इसके साथ साथ आप सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद, बोरोन युक्त खाद, सल्फर युक्त खाद को भी आप समय समय पर छोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई फर्टिगेशन के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं फंगस के बारे में। तो जैसे कृपया गिने चुने फंगस आते हैं, लेकिन बहुत ही मजबूत फंगस होते हैं, इनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन समय रहती यदि आप कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए कौन से फंगस आते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। पपीते की फसल में जो पपीता की आप फार्मिंग कर रहे हैं तो मुख्य रूप से फल विगलन यानी एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड, स्टेम रॉट, ब्लाइट, लीफ स्पॉट्स, बहुत सारे फंगस आते हैं, लेकिन यह मेन फंगस है, खासकर पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड, इसके अलावा लीफ स्पॉट, स्टेम रॉट जो पानी अधिक आप दे देते हैं तो उसके कारण आता है। तो इन सभी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको जो फंगीसाइड बता रहा हूँ तो इनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए, इसलिए मैं आपको स्प्रे बता रहा हूँ। जो मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम युक्त फंगीसाइड आती है उनको आपको स्प्रे करना चाहिए। जैसे यूपीएल कंपनी की साफ फंगीसाइड आती है, उसको आप 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। इससे भी काफ़ी मात्रा पर फंगस का अटैक है तो कंट्रोल होता है, और शुरुआती अवस्था पे ही आपको 10 से 12 दिन की जैसी आपकी फसल होती है या फिर 20 दिन की जैसी आपकी रोपाई से 20 दिन की फसल होती है तो आपको इन जो फंगीसाइड को स्प्रे करना है। हर हफ्ते हर 10वें दिन आप फंगस को कंट्रोल करने के लिए फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। इसके अलावा हेक्साकोनाजोल आप स्प्रे कर सकते हैं 100 ml प्रति एकड़ की दर से, जो टाटा कंपनी की टाटा रैलीज की कॉन्टा प्लस फंगीसाइड आती है। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगीसाइड को भी आप स्प्रे करें, जैसे सिजेंटा कंपनी की बिलो कॉपर फंगीसाइड आती है, 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा बायर कंपनी की जो एंट्राकॉल फंगीसाइड आती है 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव आपको करना चाहिए। सभी फंगस को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बीएसएफ कंपनी की कैब्रियो टॉप फंगीसाइड आती है, 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा बायर कंपनी की लूना एक्सपीरियंस फंगीसाइड आती है, जिसकी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं पपीते की फसल पर। इसके अलावा इसको बायर कंपनी की लूना एक्सपीरियंस फंगीसाइड आती है, इसको आपको 150 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। और सिजेंटा कंपनी का कवच फंगीसाइड आता है, 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। जो मैंने आपको 5 से 6 और 7 फंगीसाइड बताई हैं, आपको 6 से 7वें दिन के अंतर पर इनको आपको स्प्रे करते रहना है। और आपका बजट पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो 10 से 12वें दिन के अंतर पर आप फंगीसाइड का छिड़काव करते रहेंगे तो कोई फंगस नहीं आएंगे आपकी फसल। आपकी जो फसलों के पत्ते हैं बढ़िया क्लीन हरे भरे रहेंगे, कोई फंगस नहीं आएगा। इसके अलावा आपकी फसलों में फंगस लग चुके हैं बहुत बड़ी मात्रा पर, फिर तो ऐसा करना है कि फंगस ही ना आए, तो इसलिए मैं बता दिया कि आपको 10-10 दिन या 12-12 दिन के अंतर पर आप फंगीसाइड का छिड़काव करते रहें। मैंने ऐसी फंगीसाइड का सेलेक्ट किया जो सस्ती भी हैं, उस हिसाब से ज़्यादा ही कुछ महंगी हैं कुछ सस्ती हैं, तो दोनों का आप छिड़काव करें।
इसके अलावा जो हमारी फसल में रस चूसने वाले कीट आते हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें लाल मकड़ी हो गई, और भी रस चूसने वाले कीट होते हैं, एफिड जैसिड होता है, और भी तरह तरह के फंगस होते हैं। फंगस के अलावा रस चूसने वाले कीट होते हैं, रस चूसने वाले कीट होते हैं। तो जो रस चूसने वाले कीट होते हैं हमारी फसल पर काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या स्प्रे करना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, घरडा कंपनी का पुलिस इंसेक्टिसाइड आता है, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। जो लगभग सही प्रकार के जो कीट लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं, रस चूसने वाले कीट लगते हैं, तो उनको घरडा कंपनी का पुलिस इंसेक्टिसाइड कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसको आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। इसके अलावा बायर कंपनी की कॉन्फिड और सुपर आती है, उसको आपको 50 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। यह भी लगभग सभी कीटों को नियंत्रण करती है। एक्सल क्रॉप केयर का एटना फंगिसाइड आती है, उसको भी आपको 200 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, सभी कीटों को नियंत्रण कर सकती है। और सिजेंटा कंपनी की एम्पलीगो, जिसको 50 से 60 ml की दर से स्प्रे करेंगे तो आपको जो आपकी फसल पर लगने वाले जो कीट होते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो रस चूसने वाले कीटों के भी अलावा जो अन्य कीट आते हैं तो उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही आपके लिए अहम जानकारी है और ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, अन्य कीट भी आते हैं, तो अन्य कीटों के जो नाम हैं, इल्लियाँ हो गई, और भी तरह तरह के ऐसे कीट आते हैं जो खासकर जो रस चूसने वाले कीट हैं काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने के लिए मिलता है। इसके लिए एफएमसी की रोगोर 100 ml प्रति एकड़, इंडोक्सा कार्ब इंसेक्टिसाइड आपको 150 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। एफएमसी की टाल स्टार इंसेक्टिसाइड आती है, 200 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। तो मैंने जो 7-8 इंसेक्टिसाइड बताई है उनको आप स्प्रे करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, रस चूसने वाले कीट ही नहीं आएंगे। देखिए, रस चूसने वाले कीट काफ़ी परेशान करते हैं हमारी पपीते की फसल में। इसके अलावा नेमाटोड्स के लिए जो जड़ों को मतलब एकदम स्थायी कर देता है और उपज उत्पादन ग्रोथ बढ़वार रोक देता है नेमाटोड्स के लिए जो बायर कंपनी की वेलम प्राइन इंसेक्टिसाइड आती है उसको आपको ड्रिप पर छोड़ना चाहिए, वेलम प्राइन को। इसके अलावा बात करते हैं लीफ कर्ल। सबसे बड़ी समस्या लीफ कर्ल की होती है हमारी पपीते की फार्मिंग पर, तो कृपया ध्यान से सुनिए, मैं ऑर्गेनिक बता रहा हूँ, कोई भी रासायनिक नहीं है। लीफ कर्ल को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो माइंड सेट कर लीजिए कि लीफ कर्ल रस चूसने वाले कीटों से आता है, तो रस चूसने वाले कीट ही ना आए तो हमको क्या करना है, मैंने बता चुका कि इंसेक्टिसाइड का हर हफ्ते हर 10वें दिन स्प्रे करते रहना है, फंगिसाइड को भी और इंसेक्टिसाइड को भी। लीफ कर्ल को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपको मही लेना है, जिसे आप मठा बोलते हैं, खटाई होती जो मठा मही हमको लेना है, और नीम की पत्ती लेना है। तो आपको क्या करना है, कृपया ध्यान से सुनिए। आपको 5 लीटर मही लेना है, मठा लेना है, और 2 किलोग्राम नीम की पत्ती लेना है। मटकी होती है मटका, उस पर आपको 7 दिनों तक मतलब भरकर रखना है, कोई पानी नहीं डालना है। इसके अलावा जैसे ही 7 दिन बाद हमको 15 लीटर पानी पर 500 ml की दर से स्प्रे करना है। गौमूत्र भी मिल जाता है तो बढ़िया बात, उसी पर मिक्स कर लें 2 लीटर, लेकिन 5 लीटर मठा और 2 लीटर आपको गौमूत्र और 2 किलोग्राम नीम की पत्ती, इनको मिक्स करेंगे और 15 लीटर पानी पर 500 ml की दर से स्प्रे करेंगे तो आपको, यानी आधा लीटर की दर से स्प्रे करेंगे तो लीफ कर्ल की समस्या नहीं आएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रस चूसने वाले कीटों के थ्रू ही लीफ कर्ल हमारे पूरे खेत पर फैलता है, यह एक वायरस होता है। तो आप यह देसी जुगाड़ अपनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अब बात करते हैं पौधे की सेवा, यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को हमको कब और कितना स्प्रे करना चाहिए। देखो, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या टॉनिक जो हमको स्प्रे की जाती हैं, मतलब हम करते हैं, तो उनका फ़ायदा होता है कि पौधे की अच्छी ग्रोथ, बढ़वार, उपज में काफ़ी अहम रोल निभाता है। तो जैसे ही हमारी फसल रोपाई से 12वें दिन की होती है तो धान को एग्रीटेक की धनजाम गोल्ड टॉनिक आती है, उसको आपको 300 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए। जैसे ही हमारी फसल 20 दिन की होती है रोपाई से तो सागरिका आती है इफको कंपनी की, 300 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। और जैसे ही हमारी फसल प्लांटेशन से 30वें दिन यानी 30 डेज की होती है तो पोषक सुपर को स्प्रे करना चाहिए, 300 ml प्रति एकड़ की दर से पत्तों पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही फसल 40 दिन की होती है तो NPK घुलनशील खाद 19-19-19 को 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। जैसे ही हमारी फसल 50 दिन की होती है प्लांटेशन से, मैं स्प्रे बता रहा हूँ, वो फर्टिगेशन था। जैसे ही फसल 50 दिन की होती है तो टाटा रैलीस का बाहर टॉनिक आता है, उसको आप स्प्रे करें 300 ml प्रति एकड़ की दर से। और जैसे ही हमारी फसल 60 दिन की होती है
तो हमको पोषक सुपार दोबारा फिर स्प्रे कर देना है 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है, और पत्तों पर स्प्रे करना है प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है, और 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी तो आपको लेना है। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो जो पपाया की फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको 16 mm या फिर 20 mm बढ़िया रहेगी, दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आप 20 mm ही इस्तेमाल करें यदि आप पपाया की फार्मिंग कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए क्या होता है, आप इतना जो डिस्टेंस रखते हैं 7x5, इसके अलावा आप इन्हीं के बीच में जो छोटी जड़ें वाली फार्मिंग होती हैं, खेती होती हैं, सब्जियों की फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे धनिया, मेथी, मूली, पालक, गोभी, बंधा, प्याज, लहसुन जैसी फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि लागत की बात करी जाए, कॉस्ट की बात करी जाए तो 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास हमको 1 एकड़ पर कॉस्ट आती है। देखिए ड्रिप का जो खर्च है, इसके अलावा प्लांटेशन खरीद रहे हैं खादों का, जी तो आपको लगेगा ही लगेगा। बात करते हैं मुनाफा के बारे में, यानी 1 एकड़ पर कितना कमाया जा सकता है, तो 3 लाख रुपए के समथिंग, लेकिन जो प्रति एकड़ के हिसाब से 3 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, लेकिन इसका रेट जो है सही रेट मिल नहीं पाता किसानों को। आपको 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो के आसपास मार्केटिंग में बिकता है, तो हमारे किसान भाई नर्वस हो जाते हैं। तो इसको यदि आप पपाई की फार्मिंग कर ही रहे हैं तो 3-4 साल करें लगातार, तब आपको अच्छी मतलब उपज, अच्छा आप मार्केटिंग समझ पाएंगे, अच्छे से खेती कर पाएंगे। तो इसका रेट बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, मैं तो काफ़ी इसको डाउट में रहता हूँ। और जैसे ही हमारी पपाई की फार्मिंग 60 दिन की होती है तो और भी ज़्यादा मात्रा में फर्टिगेशन करना चाहिए। जो मैंने आपको फर्टिगेशन बताया है डिपेंड नहीं करता उसी को फर्टिगेशन को आप करें, बल्कि आप यदि और भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो उसको दोहरा सकते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो पपाया की फार्मिंग है, यदि आप फर्टिगेशन करना चाहते हैं अच्छे से, तो जो आपकी फसलों पर आपको ध्यान देना है कि हमारी फसलों पर कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी खादों को एक शेड्यूल बना के देना चाहिए कि हमारी फसलों पर 10-10 दिन के अंतर पर देना है, 15-15 दिन के अंतर पर देना है, या फिर 20-20 दिन के अंतर पर देना है, या फिर हर दूसरे दिन देना है। तो डिमांड जो मैटर करता है आपकी फसल पर कितने पोषक तत्वों की कमी है, फर्टिगेशन की क्या आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको खाद देनी चाहिए। तो जैसे ही हमारी फसलों पर, जैसे पपाई की फसलों पर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमको जो फर्स्ट स्प्रे करना है, जब फूल निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं, तो हमको क्या करना है, इंडेक्स फंगिसाइड को लेना है 300 ग्राम और फेंटा प्लस टॉनिक को लेना है 200 ml। इन दोनों को मिक्स करना है और 200 लीटर पानी पर पत्तों पर छिड़काव कर देना है। इसके अलावा जब फूल आने लगते हैं या फिर आ चुके होते हैं तो उसी टाइम हमको ईसाबियोन टॉनिक, बहार टॉनिक, सागरिका टॉनिक और यूपीएल कंपनी की मेकीरीना जो टॉनिक आती है, इनको आप समय समय पर स्प्रे करते रहें। जब भी आपको लगे कि हमारी जो पौधा है, हमारी फसल है, मतलब जो पपीते के वृक्ष हैं, ट्री हैं, ज़रूरत से अनचाही ज़्यादा वृद्धि हो रही है, यानी ज़रूरत से जब ज़्यादा वृद्धि हो तो हमको क्या स्प्रे करना चाहिए, ये घरडा कंपनी का चमत्कार जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है उसको आपको स्प्रे करना चाहिए 300 ml प्रति एकड़ की दर से। सल्फर, बोरॉन, एनपीके खादों को आपको जरूर देना चाहिए। यदि क्या होता है कि जब हमारी फसल लगभग सभी प्रकार की खाद देने के बाद भी पीली नजर आए तो हमको सल्फर युक्त खाद को देना चाहिए, सल्फर युक्त फंगिसाइड को स्प्रे करना चाहिए, सल्फर को हमको स्प्रे करना चाहिए। तो आपकी फसलों पर पीलापन है तो सल्फर युक्त खाद, बोरॉन युक्त खाद जरूर देना चाहिए। सावधानी आपको क्या रखना है, उचित दवाई का ही इसको आपको स्प्रे करना है, खाद को देना, फर्टिगेशन करना है। लीफ कर्ल ना आए तो उसके लिए आप कीट ही ना लगने दें। और पानी की मात्रा बात की जाए कि पानी की सिंचाई तो आप हर 3-3 दिन में 1-2 घंटे पानी भी चलाएंगे तो भी आप कह सकते हैं कि हर तीसरे दिन आप 1 से 2 घंटे पानी चलाएं और बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप सिंपल भी खेती कर रहे हैं, मतलब कोई ड्रिपर नहीं कर रहे हैं, तो आप जड़ों के पास यही खाद दीजिए, घुलनशील खाद 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, और पानी चला दीजिए, तो आप सिंपल तरीके से भी खेती कर सकते हैं बिना ड्रिप के। तो हम कह सकते हैं कि अब बात करते हैं कि इसकी हार्वेस्टिंग 7 से 8 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है यह फसल, यानी 7 से 8 महीने लग जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। और इसमें स्टेम रोट भी आता है, तो आप जो फंगिसाइड आती है, ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड, मैंकोजेब फंगिसाइड और सिस्टम फंगिसाइड हमको देना चाहिए यदि हमारी फसल में स्टेम रोट जैसी फंगस का अटैक है। तो कह सकते हैं कि 7 से 8 महीने लग जाते हैं। तो इन 7 से 8 महीने हार्वेस्टिंग आने तक आप नीचे जड़ों के पास समतल पर कोई भी दूसरी फसल ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको पपीते की उन्नत खेती की लगभग A to Z संपूर्ण जानकारी बताई। यदि आप जानना चाहते हैं कि जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं उनकी और थोड़ा डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे
चैनल पर डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमसे पहले से जुड़े हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज होगा दवाइयों के बारे में। तो आपको आसानी से आप पपीते की खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कर सकते हैं, कमा सकते हैं, ले सकते हैं। और आप इसको 3-4 साल करेंगे तो मार्केटिंग भी अच्छे से आपको बनेगी, अच्छे से आप फर्टिगेशन कर पाएंगे। तो 1 साल ऐसा नहीं कि आपने 1 साल कर ली और आपको मुनाफा नहीं हुआ, नहीं। आपको 3-4 साल लगातार खेती करनी होगी पपीते की, तब आप अच्छे फार्मर बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यदि यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनें, और इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।